गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइन ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। हम पहले बात करें ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग होता है जहां पर स्टूडेंट मिलजुल कर किसी कार्य को करते हैं, जिसमें कि वो खुद को भी खुद सीखते हैं और दूसरे को सिखाते भी हैं। इसमें जो होता है, जो टीचर होता है उसका जो रोल होता है वो बहुत लेस होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनका जिसमें महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। तो हम बात करते हैं, इसमें पूछा गया है, कौन सा नहीं, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल, इसमें पॉजिटिवनेस भी होती है और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी, जवाबदेही, अनन्योश्राहित या श्रिता होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कंपटीशन, चलो इसे देखते हैं। ऑप्शन सी है ग्रुपिंग प्रोसेसिंग, बिल्कुल ग्रुप प्रोसेसिंग इसमें होता है। और ऑप्शन डी है कोलैबोरेटिव एंड सोशल स्किल्स, ये भी इसके अंदर एक पार्ट है ट्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग का। तो इसमें जो कंपटीशन कंपटीशन होता है इसमें लेस पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए ये जो आंसर होगा ये इसमें नहीं होगा। मतलब आंसर तो यही होगा, लेकिन ये एक ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। तो अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं। जो इसके कोऑपरेटिव लर्निंग लेसन्स हैं, इसके 5 एलिमेंट्स हैं। यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। पहला जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस है, यानी कि जो इसमें जो कोऑपरेटिव लर्निंग का फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस है। सेकंड है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें। ऑप्शन, और इसमें जो सी है वो सोशल स्किल्स सीखने को मिलती है इसमें। ऑप्शन डी है जो जो है ग्रुप प्रोसेसिंग इसमें होता है। और फिफ्थ है कोलैबोरेटिव, यानी कि साथ मिलकर इसमें वर्क किया जाता है। तो ये 5 एलिमेंट है कोऑपरेटिव लर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हायर ऑर्डर नॉलेज कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन हाउ वेल एंड क्विकली वन स्टूडेंट्स लर्न मटेरियल। यानी कि किस उच्चतर क्रम के ज्ञान से किसी विद्यार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री के अधिगम की स्तर और अधिगम की गति में अंतर उत्पन्न हो सकता है। तो इसके अंदर जो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है डिक्लेरेटिव ज्ञापक। ऑप्शन बी है रोट कंठस्थ करना। ऑप्शन सी है मेटा कॉग्निशन। और ऑप्शन डी है प्रोसीड्यूअल कार्यविधि। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो आपका होगा मेटा कॉग्निशन, यानी मेटा कॉग्निशन के क्रम क्रम के अंतर्गत ज्ञान से किसी विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन सामग्री के अधिगम के स्तर और अधिगम के गति में अंतर उत्पन्न हो सकता है। और जो मेटाकॉग्निशन होता है, मेटाकॉग्निशन एक मानसिकता से संबंधित होता है कि व्यक्ति कैसा करता है और वो कैसा सोचता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कि निम्नलिखित में से क्या अव्यक्त दीर्घावधिक स्मृति का प्रारूप नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है क्लासिकल या कंडीशनिंग इफेक्ट। दूसरा है प्राइमिंग। ऑप्शन सी है एपिसोडिक मेमोरी, जिसे उपख्यानात्मक स्मृति कहते हैं। और ऑप्शन डी है प्रोसीड्यूरल मेमोरी, जिसे प्रक्रियात्मक स्मृति कहते हैं। तो इसमें जो सी है वो एपिसोडिक मेमोरी है, जो कि एक अव्यक्त दीर्घावधि स्मृति का रूप नहीं है। और बाकी सारे जो क्लासिकल है और प्राइमिंग है और प्रोसीड्यूरल मेमोरी, ये दीर्घावधि स्मृति का एक प्रारूप है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is game based platform used in educational institutions to create quiz conversations and surveys। यानी निम्नलिखित में से क्या क्विज, वार्तालाप और सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयुक्त क्रीड़ा आधारित प्लेटफॉर्म है। तो इसमें ऑप्शन 1 है क्लास क्राफ्ट। ऑप्शन बी है पैडलेट। ऑप्शन सी है गूगल क्लासरूम। ऑप्शन डी है काहुट। तो इसका जो ऑप्शन डी है काहुट, ये एक क्विज है और वार्तालाप और सर्वेक्षण की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयुक्त क्रीड़ा आधारित एक प्लेटफॉर्म माना जाता है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट आर द रिलेवेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, कि क्या, सॉरी, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण की प्रासंगिक कार्यनीतियां क्या है। तो प्रभावी संप्रेषण के बारे में बताना है अपन को। प्रभावी संप्रेषण कि पहला है अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल ये हो सकता है। ऑप्शन बी है क्लैरिटी इन स्पीच, ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। ऑप्शन सी है फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड टीचर एंड स्टूडेंट, ओके, ये भी हो सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ऑप्शन डी है इन्वेंटिंग कल्चरल लेबल्स, ये कल्चरल लेवल से कोई यहाँ सेंस नहीं निकल रहा है। ऑप्शन ई है डिस्डेन फॉर कलेक्टिव इफोर्ट्स, यानी कि यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो अपने ऑप्शंस हो सकते हैं वो ए बी सी इसमें हो सकते हैं, जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का उदाहरण हो सकता है, जिसमें आपके आंसर ए बी सी। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसमें दे रखा है हमने एक्सप्लेनेशन, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जैसे जो फर्स्ट है आस्किंग क्वेश्चन, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता रहेगा। सी है, तो थर्ड जो है अपना फोकस ऑन लिसनिंग टीचर एंड स्टूडेंट, बिल्कुल ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एक स्ट्रेटजी है ये। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्लैरिटी ऑफ स्पीच एंड माई कम्युनिकेशन, ये सारे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट करता है क्लासरूम के अंदर। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेज, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत स्तर संबंधी सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन से चरण सम्मिलित होते हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के का जो परंपरागत स्तर संबंधी कुछ सिद्धांत दिए थे, उसमें दो सिद्धांत इसके अंदर है, जिसमें कि हम ऑप्शंस पे जाते हैं। पहला है ओबीडियंस ओरिएंटेशंस, ऑप्शन बी है बीइंग नाइस रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी है लैंग्वेज ऑर्डर ओरिएंटेशन, और ऑप्शन ई है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, वो एक तो बीइंग नाइस रिलेशनशिप ओरिएंटेशन एंड ऑप्शन डी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यहाँ पे दो इसके अंदर इसके सिद्धांत थे, बी एंड डी। तो जो इसमें आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्वालिटी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, यानी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। यानी कि इसमें शिक्षक और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, बिल्कुल एक ट्रेनिंग मटेरियल होना चाहिए, उसका प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी है असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, ये भी एक आंसर इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल ये भी ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट कैरिकुलम मॉड्यूल्स, ये भी एक पार्ट है सर्विस टीचर ट्रेनिंग का। और ऑप्शन डी है असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट एंड आउटलाइन ऑफ द ट्रेनिंग, ये भी ठीक है। तो इसमें जो सर्विस टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है, तो सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो दे रखा है उसमें ये चारों ही ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, चारों ही पार्ट है सर्विस टीचर ट्रेनिंग के, जिसमें ये हो गया इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ ट्रेनिंग ऑप्शन, और सेकंड जो है डेवलपिंग ट्रेनिंग कैरिकुलम, बिल्कुल। इसमें जो थर्ड है इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग नीड्स, और ऑप्शन, और जो फोर्थ है प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ पे सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन 8 में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग इज टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट,
यहाँ पे जो मेमोरी लेवल दे रखा है, जो मेमोरी लेवल जो होता है, ये एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए होता है, जहाँ पर रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और रैशनल। ये बिल्कुल भी यहाँ नहीं होता है, ये रिफ्लेक्टिव मेथड पे होता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत होगा। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, इसमें जो रिफ्लेक्टिव जो लेवल होता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता है, यहाँ पर स्टूडेंट को एक समस्या दी जाती है, जिसका वो अपनी थिंकिंग के माध्यम से उस समस्या को सोल्व करता है। और एक्चुअली ये जो होता है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, वो ऑप्शन ए इसमें गलत होगा, और ऑप्शन बी, इसके अंदर जो स्टेटमेंट बी है, वो इसमें सही होगा। तो देखते हैं इसमें। इसमें जो ऑप्शन फोर्थ है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो इसमें स्टेट फोर्थ, इसमें ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the characteristics of teachers centered classroom management? यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषता है? अब शिक्षण केंद्रित कक्षा, जिसमें कि शिक्षक का रोल ज्यादा रहता है बजाय कि स्टूडेंट का। यहाँ पे जो शिक्षक होता है वो एक्टिव होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम सेल्फ, अनुशासन स्वयं से प्रकट होता है। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन, आई मीन क्वेश्चन से संबंधित कोई इसमें नहीं, लॉजिक नहीं लग रहा है। ऑप्शन बी, टीचर इज अ सोल लीडर, बिल्कुल इसके अंदर जो टीचर होता है वो एक एज ए लीडर होता है, क्योंकि सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर की होती है, क्योंकि ये होता है टीचर सेंटर। ऑप्शन सी है, स्टूडेंट्स आर फैसिलिटेटर्स फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द क्लासरूम, यानी कि इसमें विद्यार्थी कक्षा के प्रचलनों के लिए सुगम करता है। तो इसमें जो होगा कि इसमें सी इसके अंदर मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है, तो स्टूडेंट का इसमें कोई रोल इतना नहीं रहता। ऑप्शन डी है, स्टूडेंट्स आर अलाउड लिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर टीचर के माध्यम से स्टूडेंट को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें अलाउ की जाती है, जिससे कि स्टूडेंट अपना जो कार्य है शिक्षण से संबंधित वो कर सके। तो इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसके अंदर सही आंसर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बी एंड डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग? तो लेक्चर मेथड क्या होता है? लेक्चर मेथड जो अपना कंटेंट होता है वो डिलीवर करता है स्टूडेंट को, जहाँ पे कि जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है। तो अब बात करते हैं हम इसके ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस 1 है, स्मॉल स्टेप्स प्रेजेंटेशन विद द फीडबैक प्रोवाइडेड। इसमें फीडबैक का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ओनली जो टीचर होता है वही एक्टिव होता है। ऑप्शन बी, कंटेंट डिलीवर इन अ लूसिड लैंग्वेज, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कंटेंट इसमें डिलीवर किया जाता है टीचर के द्वारा स्टूडेंट को। ऑप्शन सी भी देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। इसमें आइडियाज जरूरी नहीं है, आइडियाज हो तो ही वो लेक्चर हो। इसमें आइडियाज को प्रेजेंट नहीं किया जाता है, प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा इसमें। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेशन, नहीं, इसमें पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन इसके अंदर लेक्चर मेथड में ये काम में नहीं आता है। तो इसमें ओनली सिर्फ बी इसमें होगा, कंटेंट डिलीवरी इन लूसेंट लैंग्वेज। तो इसमें ऑप्शन सी, बी सॉरी, जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 11 क्वेश्चन है हमारा। समेटिव इवैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज। समेटिव इवैल्यूएशन जो संकल्पनात्मक मूल्यांकन होता है, जो कि शिक्षण के सबसे लास्ट में होता है, जिसमें कि ये पता लगाया जाता है कि स्टूडेंट्स ने अपने शिक्षण के दौरान कितना सीखा और क्या सीखा, और इसको अधिकतर ग्रेड में ज्यादा ग्रेड में से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो सोमेटिव इवैल्यूएशन होता है उसको क्या कहते हैं पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है कंटेंट इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी है प्राइमरी इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी है कॉस्ट इवैल्यूएशन, और ऑप्शन डी है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर जो समेटिव इवैल्यूएशन है इसको हम
इम्पैक्ट इवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री डिविजन्स ऑफ साइन आइडेंटिफाइड बाय चार्ल्स पियर्स, यानी चार्ल्स पियर्स द्वारा पहचाने गए चिन्हों के तीन विभाजन कौन से हैं? तो चार्ल्स पियर्स ने तीन विभाजन करे थे। वो तीन विभाजन कौन कौन से हैं? पहला है मॉड्यूलर, ऑप्शन बी है प्रिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी है आइकॉनिक, ऑप्शन डी है इंडेक्सिकल और ऑप्शन ई है सिंबॉलिक। तो इसके अंदर जो चार्ल्स पियर्स ने दिए थे वो एक तो आइकॉनिक दिया था और एक दिया था इंडेक्सिकल और एक दिया था सिंबॉलिकल। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी डी ई। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए सी डी ई, ऑप्शन सी इसमें आंसर होना चाहिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। जब तक तब तक के लिए आपको ये अलविदा।